जय हिंद दोस्तों। आज सेल का आपका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने पूरी तरह से पढ़ चुका था। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको अंतःपरद्रव जालिका तक मैंने पढ़ा दिया था, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो सेल के बारे में अब सेल का 8वां भाग है आपका राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम किसका भाग है बाबू? तो अंतःपरद्रव जालिका का ही एक भाग है। जैसे मैंने बताया था कि अंतःपरद्रव जालिका का स्ट्रक्चर मान लो इस तरह होता है। ठीक है, तो इसका जो ये स्ट्रक्चर, ये दो भाग होते हैं, एक भाग खुदरा होता है और एक भाग चिकना होता है। तो चिकना को स्मूथ बोलते हैं, है ना, स्मूथ ईयर। क्या बोलते हैं इसको बाबू? स्मूथ ईआर। और जो खुदरा होता है उसको क्या बोलते हैं? रफ ईयर। ठीक है, ईआर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरद्रव जालियां। ठीक है, ये हो गया ईयर। यहां से आधा भाग इसका चिकना होता है और आधा भाग क्या होता है? खुदरा होता है। जो भाग चिकना होता है वो वसा का निर्माण करता है। वसा चिकना होता है ना, ये वसा का निर्माण करता है। और ये देखिए, ये जो खुदरा होता है किसके वजह से खुदरा होता है बाबू? तो राइबोसोम की वजह से ये खुदरा होता है। और यही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है, लेकिन राइबोसोम कहाँ किस में पाया जाता है? तो अंतःपरद्रव जालियां में पाया जाता है। तो अंतःपरद्रव जालियां कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में पाए जाते हैं। समझ देख रहे हैं, कोशिका के अंदर भी अंग है और उस अंग के अंदर भी एक अंग है। समझ रहे ना, इसीलिए कोशिका को शरीर का सबसे छोटी अंग नहीं कह सकते हैं, वो छोटी इकाई है, क्योंकि वो अपना सारा काम स्वयं कर लेता है। उसको ऊर्जा की जरूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया से ले लेता है, परिवहन की जरूरत है तो वो गल्जी बॉडी कर देता है, जल का संग्रह करने का बात आती है तो ये वोक्यूल्स कर लेता है, सारा चीज ये अपना खुद कर लेता है। ठीक है, तो देखिए राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम का खोज किसने किया था? प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो राइबोसोम का काम क्या होता है? अभी मैंने तुरंत बताया कि अंतःपरद्रव जालिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं, जो इसका आधा भाग खुदरा होता है, वो राइबोसोम की वजह से होता है। तो राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम का काम क्या हो गया? प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, आपका 9वां भाग है, कोशिका का 9वां अंग है केंद्रक, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा, है ना। देखिए, सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट हुक ने नहीं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। उन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, लेकिन केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब देखिए सेंट्रोसोम का काम, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस जो है केंद्रक के बीचों बीच में पाए जाते हैं। मान लो ये सेल है, ये क्या है बाबू? सेल है। ठीक है, अब देखिए ये कोशिका के बीचों बीच में पाए जाते हैं ये न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है? इसे जो है न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं, कोशिका के अंदर जितने भी भाग होते हैं, सबको कंट्रोल करने का काम यही करता है। कंट्रोल करने का काम यही करता है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा भाई ऊर्जा का निर्माण करो, गोल्जी बॉडी को बोलेगा तुम भाई परिवहन का काम करो, इस सबको बोलेगा। इस सबको मैनेज करने का काम करता है। नहीं कि एक सैनिक है, मालिक है ये कोशिका का मालिक। कोशिका के अंदर जितने भी अंग है ना, सबका मालिक कौन है? हेड है कौन? केंद्रक। इसका काम क्या होता है? सबको कंट्रोल करने का काम करता है। सबको बोलता है अपना अपना काम करो फटाफट। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा ऊर्जा का निर्माण कर, गल्जी बॉडी को बोलेगा परिवहन करो, ऊर्जा को मैनेज करने का काम करो, बैलेंस बना के रखने का काम करो। वोक्यूल्स को बोलेगा जल संग्रह करो, जब जल की कमी हो तो जल को एब्जॉर्ब करो, जल को अपने अंदर लो। ठीक है, इस तारक कागो क्या बोलेगा कि कोई भी कोशिका अगर मर गया तो उसका जल्दी जल्दी पुनर्निर्माण करो। सब काम ही कर लेता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसको क्या बोलता है? वसा और प्रोटीन का निर्माण करो, है ना। तो देख रहे कोशिका हर चीज अपने ही से कर ले रहा है। इसको यार प्रोटीन की जरूरत होती थी, ये अपने सैनिक को क्या करता है? रख रखा है। प्रोटीन का कमी हुआ तो कोशिका तुरंत न्यूक्लियस को बोलेगा भाई प्रोटीन की कमी हो रही, तो तुरंत इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा, अंतःपरद्रव जालियां को, कि भाई प्रोटीन की कमी हो रही है, फटाफट वर्क करो। सब काम यही कर लेता है। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो कंट्रोल करने का काम आपका न्यूक्लियस करता है। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। सेल का माइंड यानी कोशिका का दिमाग कहा जाता है इसको कंट्रोलर भी कहते हैं, क्योंकि पूरा कोशिका के अंदर के सारे भाग को, सारे अंग को यही कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर है ना, प्रोटीन 80% पाए जाते हैं, डीएनए 10% और अन्य लगभग 10% तत्व और पाए जाते हैं। तो कोशिका के अंदर 80% प्रोटीन पाए जाते हैं। डीएनए कितने बाबू? 10%। डीएनए आरएनए जो भी होते हैं, और अन्य तत्व जैसे आरएनए जीन अन्य तत्व में आ जा रहे हैं, तो वो क्या हो गए? 10% इसमें पाए जाते हैं।
अब देखिए केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आगे हम बताएंगे, इसका एक अलग चैप्टर होगा आपका, डीएनए आरएनए क्रोमोसोम का एक अलग चैप्टर ही होगा आपका, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है तो इस सबको डिटेल से बताना पड़ेगा। अगर अभी यहाँ पे हम बताएंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली जो अभी सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेल के बारे में जानना है आपको, ठीक है। तो देखिए केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, यही क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया, इतना जान गए। तो केंद्रक समझ गए, केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसका खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो केंद्रक करता है। कोशिका के अंदर सारे भाग को यानी सारे अंग को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो केंद्रक करता है। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी अंग है सबको कंट्रोल करता है, सबको यही मैनेज करके रखता है, सबको चारों तरफ घूम घूम के देखते रहेगा कि कौन दूसरा काम नहीं कर रहा है, देखेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फटाक से बोलेगा ये ऊर्जा का निर्माण करो भाई, क्या कर रहा है तुम, तो ये ऊर्जा का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी परिवहन, फटाफट बोलेगा परिवहन करो, सबको आदेश देने का काम यही करता है, ठीक है। इसीलिए इसको कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, इसको कंट्रोलर भी कहते हैं, ठीक है। अब 10वां आपका लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम का खोज सर्वप्रथम डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया। अब देखिए लाइसोसोम के पास एक इंजाइम पाया जाता है जिसे जल अपघटक इंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम भी जो है कोशिका के अंदर का ही एक अंग है, यानी कि एक भाग है, ठीक है, जिसका खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो लाइसोसोम के पास यानी कि लाइसोसोम के अंदर, मैं कोशिका की बात नहीं कर रहा हूं, लाइसोसोम की बात कर रहा हूं। लाइसोसोम के अंदर एक इंजाइम पाया जाता है जिसे जल अपघटक इंजाइम कहते हैं या हाइड्रोलेटिक इंजाइम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या होता है कि अब कोशिका के अंदर अब जैसे मान लो कि न्यूक्लियस, तो अभी ये न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सेल को मैनेज करने का काम करता है, इसके प्रत्येक भाग को कंट्रोल करने का काम करता है। अब अगर अब माइटोकॉन्ड्रिया मान लो कि ऊर्जा का निर्माण नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी न्यूक्लियस उसको जाके बोलेगा कि भाई ऊर्जा का निर्माण करो, अब माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा आज हम नहीं करेंगे, आज रेस्ट करेंगे, तो बेचारा न्यूक्लियस क्या करेगा। और उसी तरह गोल्जी बॉडी कहेगा आज हम परिवहन नहीं करेंगे, तो न्यूक्लियस जो है ना लाइसोसोम के पास जाएगा, बोलेगा चचा वो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण नहीं कर रहा है, गोल्जी बॉडी परिवहन नहीं कर रहा है, वोक्यूज जल का संग्रह नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम सोया रहता है एकदम, कोई मतलब नहीं, सारा काम तो न्यूक्लियस करता है ना, सबको कंट्रोल, लाइसोसोम सोया हो रहेगा। ई जाके बोलेगा चचा वो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, तो क्या करता है लाइसोसोम उठता है, एकदम छटपटा उठता है, ससुरा के पास जो इंजाइम होता है ना वो बहुत खतरनाक इंजाइम होता है, ये जल अपघटक इंजाइम छोड़ देता है। अब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया पे छोड़ दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया जल के भस्म हो जाता है, खत्म, ठीक है। तो देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड ऑफ बैग भी कहा जाता है। अब इसमें जो भी अंग, अगर कोशिका का कोई भी अंग अगर मर गया हो, ठीक है, तो उसको खत्म करने वाला कोई तो होना चाहिए, तो उसमें सड़ गल करके तो बेकार हो जाएगा ना वो, तो उसको कोई गलाने वाला होना चाहिए। देखिए कोशिका कितना, देखिए भगवान ने कितना सोच समझ के बनाया हर चीज को। अब कोशिका के अंदर कोई भी अंग, अब जैसे बाहर में कोई चीज अगर सड़ गल जाता है तो उसको हम अपने से हटा देते हैं या ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर कोशिका के अंदर कोई अंग मर गया तो उसको कोई सड़ाने गलाने वाला तो होना चाहिए ना, तो उसके अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं और उसके पास एक इंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं, जल अपघटक इंजाइम या हाइड्रोलेटिक इंजाइम, वो छिड़क देता है तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है, मर जाता है, गल जाता है, ठीक है। तो फिर कोशिका को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अगर लाइसोसोम नहीं रहता तब तो उसी में सड़ करके वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता ना कोशिका को, ठीक है। इसीलिए अब देखो इसको सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, अब इसका कहानी सुनिए, मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वोक्यूल, सेंट्रोसोम, ईआर, राइबोसोम सब आपस में इकट्ठा होकर मीटिंग कर लेता है, बोलता है ससुराज काम ही नहीं करना है। सब न्यूक्लियस भी जो मालिक है, जो ब्रेन है कोशिका का, वो भी आज एकदम पूरा मस्ती में रहता है, आज बोलता है काम ही नहीं करना है। तो लाइसोसोम पूछेगा अरे काम काहे नहीं कर रहा है, तो सब बोलेगा हम आज करेंगे ही नहीं काम, सब बोलता है आज हमको वर्क ही नहीं करना है। तो लाइसोसोम को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा जब आ जाता है तो उसको तो सब पे इंजाइम छिड़क देता है, चाहे वो न्यूक्लियस हो, ईआर हो, सेंट्रोसोम हो, सब पे छिड़क देता है, सब मर गया। अब लाइसोसोम अकेले पड़ जाता है, वो अब देखता है सब मर गया, तो अपने आप को भी फाड़ लेता है, अपने आप को भी ये क्या करता है, अपने ऊपर भी इंजाइम छिड़क के मर जाता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। खुद लास्ट में खुद भी मर जाता है, सब इकट्ठा हो जाता है, सब बोलता है जिंदाबाद मुर्दाबाद।
तो ये लाइसोसोम बोलता है रुक ससुरे तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद कर, सब पे एंजाइम छिड़क को सबको मार देता है, लास्ट में खुद भी फट जाता है और खुद भी मर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, एक बताओ याद रखना, नोट में मैंने यहाँ लिख दिया कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाता है। और जब आरबीसी में लाइसोसोम नहीं है तो आरबीसी को गलाने का काम कौन करता है? नहीं तो हमारे शरीर में तो वो नुकसान पहुंचाएगा ना। शरीर के अंदर कोई सड़ाने गलाने वाला कोई चीज होना चाहिए ना। अगर शरीर के अंदर कोई भी चीज मर गया तो उसको सड़ाने गलाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। लेकिन आरबीसी में पाया नहीं जाता और 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाता है, तो भाई उसको कौन सड़ाएगा गलाएगा? तो उसको सड़ाने गलाने के लिए क्या करता है? जो आरबीसी मर जाता है वो स्प्लीन यानी कि प्लीहा, जिसको तिल्ली कहते हैं, वहां पे चला जाता है। ठीक है, प्लीहा उसको खत्म कर देता है। ठीक है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या आरबीसी में लाइसोसोम पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो भाई वो राइबोसोम कहाँ पे जाके उसको खत्म किया जाता है, उसकी समाप्ति होती है, यानी कि उसको सड़ा गला के क्लियर कर देता है? तो स्प्लीन में यानी कि प्लीहा में। ठीक है, कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को। कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम के पास कौन सा हथियार पाया जाता है जिससे किसी को भी वो खत्म कर सकता है? तो अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, वो कोई भी कोशिका का अंग कोई भी अगर मर गया तो क्या करेगा? उस पर छिड़क देगा और उसको सड़ा गला के खत्म कर देगा। ठीक है, समझ में आया? फिर बाकी बात सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। तो कोशिका फिर नई कोशिका बनेगा, उसके अंदर सारे अंग आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपको 11वां नंबर बताते हैं।